ये पार्ट भी स्टार्ट होता है बिल्कुल उसी सीन से जहां पर वो टू हेडेड डीमन ड्रैगन अपनी टाइम डोमेन का इस्तेमाल करते हुए फिर से जिंदा हो चुका था। और यहाँ नोलानसन क्लैन लीडर लुओ फेंग को इतना ज्यादा पावरफुल हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा डर चुका था। पर फिर वो खुद को शांत करते हुए कहता है, नहीं, वो मुझे नहीं मार सकता, क्योंकि मिलिट्री रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग अपने साथियों को किल करना मना है। अब मेरे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, अगर मैं ट्रूप्स के साथ रहूंगा तो ये इन सभी लोगों के सामने मुझे जान से नहीं मार पाएगा। ये सोचने के बाद नोलानसन जल्दी से अपने वेपन्स को आगे लेकर सभी सोल्जर्स के साथ मिलकर डीमंस के साथ फाइट करने लगता है। इधर हम देखते हैं कि फेंग उसके इन इरादों को समझ चुका था कि अब क्या करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए फेंग भी अपने मन में कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे बच सकते हो? मैं जानता हूँ रेगुलेशंस सख्त हैं, लेकिन इनमें भी लूप होल्स हैं। भले ही मैं खुद अपने हाथों से तुम्हें नहीं मार सकता, पर ऐसा करने के और भी कई रास्ते हैं। जब फेंग ये सोच रहा होता है तो उस टू हेडेड डीमन ड्रैगन ने दोबारा से बैटलफील्ड में तबाही मचाना शुरू कर दिया था। तो इसीलिए फेंग अपनी 7 शैडो टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपनी लाइन लाइटनिंग स्वॉर्ड से उसके ऊपर एक जोरदार स्लैश अटैक करता है, जो सीधा जाकर उस टू हेडेड डीमन ड्रैगन की पीठ पर लगता है और वो इंजर्ड हो गया था। इसलिए वो फौरन से गुस्से में फेंग के ऊपर अपनी एनर्जी बीम से अटैक करने लगता है, जिसे फेंग ने डिफ्लेक्ट कर दिया था। और वो एनर्जी बीम्स इतनी ज्यादा पावरफुल होती हैं कि वो डिफ्लेक्ट होने के बावजूद भी अपने रास्ते में आने वाले हर एक पहाड़, चट्टान और इवन लोगों को भी किल करते जा रही थी, जो देखकर फेंग को एक आइडिया आता है। और फिर फेंग देखता है नोलानसन की तरफ कि वो एक डीमन के साथ फाइट करते हुए उससे अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहा है। तभी वो टू हेडेड डीमन ड्रैगन जो गुस्से में पागल हो चुका है, वो अपने क्लोज से लुओ फेंग के ऊपर अटैक करके उसे इंजर्ड करने की कोशिश करता है, पर फेंग बड़ी तेजी के साथ उससे बचे जा रहा था कि तभी वो डीमन ड्रैगन दोबारा से अपने मुंह में एनर्जी बीम चार्ज करने लगता है, जो देखकर फेंग नोलानसन क्लैन लीडर की तरफ देखता है और अपने माइंड में कैलकुलेट करता है और कहता है, अगर मेरी कैलकुलेशन सही है तो मेरा काम हो जाना चाहिए। ये कहते साथ ही फेंग ने अपने बीस्ट गॉड वेपन को उस टू हेडेड डीमन ड्रैगन की एनर्जी बीम के सामने कर दिया था, जिससे उसकी वो एनर्जी बीम दो तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है और इसमें से एक सीधी नोलानसन क्लैन लीडर की तरफ जा रही होती है। उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर वो कहता है, नहीं, बुरा हुआ। पर ये सब कुछ इतनी ज्यादा तेजी के साथ हो रहा होता है कि वो इससे नहीं बच पाता और इस एनर्जी बीम के साथ टकराकर उसकी बॉडी राख में बदल गई थी। और इस दौरान वो बस चिल्लाता रह जाता है, नहीं, बचाओ। और किसी को खबर भी नहीं होती कि यहाँ पर क्या हुआ, सिवाय उसके उन दो चेलों के। पर वो भी कुछ नहीं कर पाते क्योंकि वो भी एक डीमन के साथ फाइट करने में उलझे होते हैं। नोलानसन क्लैन लीडर को खत्म कर देने के बाद फेंग फिर से अपने स्काई पियर्सिंग क्लो का इस्तेमाल करते हुए उस टू हेडेड डीमन ड्रैगन के टुकड़े टुकड़े कर देता है। पर इससे पहले कि वो डीमन ड्रैगन मारा जाता, वो जल्दी से अपनी टाइम डोमेन का इस्तेमाल करते हुए फिर से अपनी बॉडी को रिकवर करने लग गया था और कुछ ही मिली सेकेंड्स में वैसा करने में कामयाब भी हो जाता है। उसको जो इस तरह से अपनी डोमेन का इस्तेमाल करता हुआ देखकर फेंग अपनी स्टार ईटिंग प्लांट को बाहर निकाल लेता है, जिसने वहां पर आते ही उस टू हेडेड डीमन ड्रैगन को चारों तरफ से जकड़ते हुए उसकी बॉडी को कुचलकर खाना शुरू कर दिया था। और वो टू हेडेड डीमन ड्रैगन इसके सामने कुछ नहीं कर पाता और जोर जोर से चीखता रह गया था। थोड़ी ही देर में हमें देखने को मिलता है कि स्टार ईटिंग प्लांट ने टू हेडेड डीमन ड्रैगन का काम तमाम कर दिया है और उसकी बॉडी भी वहां से वैनिश हो गई थी। इसके बाद फिर स्टार ईटिंग प्लांट बैटल में मौजूद हर एक डीमन को अपनी टेंटिकल्स के साथ जकड़कर मारने लगती है और उनकी बॉडीज को भी खाते जा रही थी। कुछ ही देर में इस पूरी बैटलफील्ड का रुख ही बदल चुका था। वो दोनों वर्ल्ड मास्टर्स भी ये देखकर काफी खुश हो रहे होते हैं। स्टार ईटिंग प्लांट बैटलफील्ड में सभी डीमंस का सफाया करता जा रहा था, तो तभी साथ ही साथ फेंग अपने मन में सोचता है, नोलानसन, कोई इवन तुम्हारी डेथ को नोटिस भी नहीं करेगा। ये है ट्रू पावर। इतने में ही बैटलफील्ड से सभी डीमंस का सफाया हो चुका था, तो जितने भी ह्यूमन वॉरियर्स बचे थे वो सारे बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए एक दूसरे को चीयर कर रहे होते हैं। यहाँ पर मौजूद वो दोनों वर्ल्ड मास्टर जो कि इस पूरी ह्यूमन आर्मी को लीड कर रहे हैं, वो लुओ फेंग के पास आते हैं और उसे ग्रीट करते हुए शुक्रिया अदा करके खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं। इसमें से फर्स्ट वाले का नेम होता है बोई जू और दूसरे का नेम होता है शू फैन। शू फैन फेंग से कहता है कि आपकी मदद हमारे लिए अनमोल है। हम लोग 7th बैटलफील्ड की 02651 बैटलेशन के कमांडर्स हैं। तो इस पर फेंग भी हाँ में सर हिलाता और फिर फौरन से वहां से चला जाता है। इसी के साथ सीन कट होता हम देखते हैं कि लुओ फेंग अपनी स्पेसशिप में वापस आ चुका है और अपने सामने स्क्रीन पर एक विंडो को देखते हुए अपने मन में कहता है, कमांडर्स की इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग तांजी कॉन्टिनेंट में ऐसे एंशिएंट रेलिक्स है जिनकी वैल्यू इमेंस है। अलग अलग रेसिस में मौजूद सभी फैक्शंस इन्हें हासिल करने के लिए एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे हैं। वो जितनी जल्दी हो सके इसे हासिल करना चाहते हैं। और मैंने ये भी सुना है कि सैंडली मिस्ट आइलैंड पर 12 सुप्रीम बींग्स मौजूद हैं, जो 12 मार्क्विस के नाम से जाने जाते हैं। और अब मैंने सोच लिया है कि रेलिक्स के लिए कम्पीट करने से पहले मुझे इन सभी को जरूर हराना होगा।
हमें ये सब बता देने के बाद फैंग अपनी जर्नी पर आगे बढ़ जाता है और अपने रास्ते में आने वाले हर एनिमी को किल करते हुए अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाता जाता है। तभी अचानक से सीन कट होता है और हम फैंग को एक जगह पर बैठे हुए मेडिटेट करते हुए देखते हैं, जहां वो मेडिटेशन करते साथ साथ हमें बताता है कि पिछले 100 सालों से मैंने अलग अलग रेसिस के मास्टर्स के साथ काउंटलेस लाइफ एंड डेथ बैटल्स लड़ी हैं, जिनमें मैं अक्सर अपनी स्टार ईटिंग प्लांट की एबिलिटीज पर रिलाई करता, जिसके चलते धीरे धीरे मेरा नेम मशहूर होने लगा और अब फॉरिजन रेसिस वाले मुझसे डरते हैं। जब फैंग हमें ये बता रहा होता है तो इसी के साथ साथ हमें इसके विजुअल्स भी दिखाए जा रहे होते हैं और फिर वो कहता है, साथ ही साथ मैंने कंटिन्यूसली अपने कॉम्बैट एक्सपीरियंस को रिफाइन करते हुए अपनी 7 शैडो टेक्निक के साथ बीस्ट गोड की इंसाइट्स को इंटीग्रेट किया, जिससे मैं अपनी स्वॉर्डमैनशिप की कमजोरियों को बेहतर कर पाया और अपनी खुद की न्यू 7 स्वॉर्ड्स फॉर्म्स क्रिएट की। ये कहने के बाद फैंग मेडिटेट से उठ खड़ा होता और कहता है, मेरी न्यू स्वॉर्ड टेक्निक्स को टेस्ट करने का वक्त आ गया। सीन कट होता है, हम देखते हैं कि लुवो फैंग का स्पेसशिप बड़ी तेजी के साथ फ्लाई करता हुआ जा रहा होता है। तभी हम स्पेसशिप के अंदर बोबाता को देखते हैं, जो कि अटूका के साथ एक गेम खेल रही थी और उसमें वो लगातार उसे हराती जा रही होती है। तभी अचानक से बोबाता को एक बैटल सेंस होती है, जिसमें कुछ पावरफुल बीइंग्स आपस में फाइट कर रहे थे, तो वो फौरन से जाकर लुवो फैंग को बताती है। यहाँ से 990 मिलियन किलोमीटर दूर माउंटेन्स के अंदर जर्ज रेस से अनडाइंग बीइंग्स ह्यूमंस के साथ बैटल कर रहे हैं। यहाँ फैंग, जो कि अपने इनर वर्ल्ड में गोल्डन हॉर्न बीस्ट के साथ बैटल करते हुए अपने एक्सपीरियंस को बढ़ा रहा होता है, वो बोबाता की ये बात सुनकर रुक गया था। तभी हमें उस बैटल की भी एक झलक दिखाई जाती है, जिसमें वो ह्यूमंस वॉरियर बुरी तरह से इंजर्ड हो चुके थे और इन दूसरे अनडाइंग वॉरियर्स ने उन्हें जोर से जमीन पर पटक दिया था। अब उन ह्यूमन वॉरियर्स में से सिर्फ एक ही जिंदा बचा होता है, जो अपनी जान बचाने के लिए उन लोगों से कहता है, मेरी जान बख्श दो, मैं तुम्हें अपने सारे ट्रेजर्स दे दूंगा। पर वो दूसरी रेस के सभी पावरफुल बीइंग्स उसके सामने अपीयर होते हुए जोर जोर से हंसने लग गए थे। इधर बोबाता लुवो फैंग को बताती है, वो लोग टोटल 12 हैं। इस पर फैंग मुस्कुराते हुए कहता है, फिर तो ये परफेक्ट टेस्ट सब्जेक्ट्स हैं, अब मजा आएगा। इसी के साथ फिर ये लोग तेजी के साथ उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी हम इधर बैटलफील्ड का सीन देखते हैं, जहां पर इन 12 लोगों के ग्रुप में से एक अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस ह्यूमन वॉरियर की बॉडी को कुचलने लगते हैं, जो इनसे अपनी जान की भीख मांग रहा था। और जब वो उसकी बॉडी को कुचल देते हैं, वो बेचारा चीखे मारता रह गया था। इस पर ये 12 के 12 लोग जोर जोर से हंसते हुए कहते हैं, पैथेटिक पावरलेस ह्यूमंस, तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा? इन्हें मारना तो चींटियों को कुचलने से भी ज्यादा आसान है। उसकी इस बात पर उसकी एक साथी आगे बढ़ते हुए कहती है, इतनी जल्दी भी फख्र मत करो, अगर कभी तुम्हारा सामना उस स्टार ईटिंग प्लांट वाले वर्ल्ड मास्टर से हुआ तो तुम क्या करोगे? इस पर उनकी एक टीम का साथी चौंकते हुए कहता है, स्टार ईटिंग वर्ल्ड मास्टर, वो ह्यूमन जो 100 साल पहले अपनी स्ट्रेंथ के चलते फेमस हुआ था। कहा जाता है कि वो पावर के मामले में सैंडली मिस्ट आइलैंड के 12 मार्क्विस के बराबर है और उनका राइवल बन सकता है। अपने जूनियर की ये बात सुनकर उनकी टीम का सीनियर, जो कि उन्हें लीड कर रहा है, वो मुंह बनाते हुए कहता है, वो स्टार ईटिंग वर्ल्ड मास्टर, वो तो सिर्फ अपने अनडाइंग प्लांट क्रिएचर की स्ट्रेंथ पर रिलाय करते हुए इस आइलैंड के स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर्स की रैंक्स में आया है, लेकिन उसकी एक्चुअल कॉम्बैट पावर बाकी सभी मार्क्विस से बहुत ज्यादा कम है। वो ट्रू इलाइट्स के लिए कोई मैच नहीं है। इधर हम देखते हैं कि जब वो ये सारी बातें कर रहे थे तो फैंग वहां पर पहुंच चुका होता है और वो अपना आर्मर वेयर करते हुए दबे पांव उनकी तरफ आगे बढ़ना शुरू कर चुका था। उधर वो सभी अपने टीम लीडर की बात सुनकर कहते हैं, एग्जैक्टली, आपने सही कहा। तभी वो लीडर आगे कहता है, अगर हम सभी अनडाइंग्स मिलकर काम करें तो हम उसे जरूर किल कर सकते हैं। इससे पहले कि उसकी टीम आंसर कर पाती, तभी वहां पर एक आवाज गूंजते हुए आती है, क्या वाकई मेरी पीठ पीछे बात करने की बजाय क्यों ना तुम लोग मुझे डायरेक्टली आजमाओ? ये कहते हुए फैंग अपने हर एक बढ़ते कदम के साथ वहां पर डिस्ट्रक्शन कर रहा था, जो देखकर वो सभी लोग शॉक हो जाते हैं और इवन उनमें से एक फीमेल तो फैंग को ग्रीट करते हुए कहती है, स्टार ईटिंग वर्ल्ड मास्टर, हम 12 अनडाइंग्स का मकसद बिल्कुल भी आपको उकसाना नहीं था। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज आप हमें यहाँ से जाने दें। जब वो ये बोल रही थी तो उनका टीम लीडर उसे देखकर हैरान हो गया था, पर फिर उसे इस पर बहुत गुस्सा आने लगता है कि आखिर ये कर क्या रही है। वो अपने दांत पीस रहा होता है तो इधर हम फैंग को देखते हैं, जो कि अपनी लाइन लाइटनिंग स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए उससे एक छोटा सा स्पेस पोर्टल ओपन करते हुए अपने बीस्ट गॉड वेपन को बाहर निकाल लेता है और फाइट के लिए तैयार होने लग जाता है। इसी के साथ साथ हमें देखने को मिलता है कि फैंग अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने गोल्डेड सेनेट आर्मामेंट के सभी स्मॉल फ्लाइंग नाइफ्स का भी इस्तेमाल करने लग गया था। फैंग को इस तरह से अपनी पावर्स और वेपन्स को रिलीज करता हुआ देखकर ये 12 के 12 ही अनडाइंग्स शॉक हो गए थे। इसलिए ये सभी ग्रीट करते हुए कहते हैं, प्लीज हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें यहाँ से जाने दें।
इतने में ही फैंग की एक फ्लाइंग स्वॉर्ड तेजी से आते हुए उनमें से एक को किल कर देती है, जिससे वो सभी लोग भी अब गुस्से में आते हुए अपनी पावर्स को रिलीज करना शुरू कर चुके थे। इधर हमें देखने को मिलता है कि वो पर्सन जिसे फैंग ने अपनी स्वॉर्ड से किल कर दिया है वो दोबारा से अपनी बॉडी को रीजनरेट करने लग गया था। उसे देखते हुए वो बात बताती है। ये पर्सन स्टार रेस से है और स्टार रेस वाले अपनी बॉडी की रिकंस्ट्रक्शन एबिलिटीज से जाने जाते हैं, जबकि इनके वो दूसरे साथी वो कावू रेस से हैं जो अपनी मेटेलिक बॉडीज के लिए जाने जाते हैं। इनकी डिफेंसिस एक्स्ट्रॉर्डिनरी होती है। बैटलफील्ड में ये लोग जर्ज रेस के स्ट्रॉन्गेस्ट अलाइज हैं। ये लोग ह्यूमन फोर्सेस के लिए बहुत बड़ा खतरा है, इसीलिए अब तुम्हें इनके साथ फाइट करते हुए बहुत ही ज्यादा एहतियात बरतनी होगी। हमें देखने को मिलता है कि अपने एक साथी के मारे जाने की वजह से इन सभी लोगों ने अपनी डिफेंसिस को एक्टिवेट कर लिया था। तो अब फैंग इनसे कहता है, फॉर रीजन रेसिस तुम लोगों का अंत आ चुका है। इस पर इन 12 अनडाइंग्स का लीडर कहता है, हमारे अनडाइंग इलाइट्स को जाने बिना तुम लोगों की हमारी इंसल्ट करने की हिम्मत भी कैसे हुई। ह्यूमन, इस बार तुम बहुत आगे जा चुके हो। अब क्योंकि तुम खुद हमारे ट्रैप के अंदर फंस चुके हो, इसलिए अब तुम जिंदा बचकर नहीं जा पाओगे। ये कहते साथ साथ वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए अपने अटैक को भी क्रिएट कर रहा था और उसकी पूरी की पूरी टीम ही अपने अटैक्स को रेडी कर चुकी थी। इसलिए वो बिना एक भी सेकंड को तेजी के साथ फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, इससे पहले कि उसका वो अटैक फैंग को हिट हो पाता। फैंग अपने बीस्ट गॉड वेपन की फर्स्ट फॉर्म डिसेंडर्स का इस्तेमाल करता है, जिससे फैंग के इनर वर्ल्ड में बीस्ट गॉड की एक फॉर्म अपीयर हो जाती है और फैंग अपने इनर वर्ल्ड प्रोजेक्शन से इन सभी 12 अनडाइंग्स को अपने इनर वर्ल्ड में ले आता है, जिस पर उन 12 अनडाइंग का लीडर कहता है, एक कमजोर वर्ल्ड मास्टर अपने इनर वर्ल्ड प्रोजेक्शन से हम अनडाइंग्स को सप्रेस नहीं कर सकता। ये कहते हुए वो अपने हैमर के अटैक के साथ बार बार फैंग के इनर वर्ल्ड प्रोजेक्शन को तोड़ने में लग जाता है, तो उसकी पूरी टीम भी इसका साथ दे रही थी। इसी के चलते हमें देखने को मिलता है कि कुछ ही सेकंडों में उन्होंने फैंग की इनर वर्ल्ड प्रोजेक्शन को तोड़ दिया था। और फिर वो कहता है, भले ही तुम इसका इस्तेमाल करके हम अनडाइंग्स को सप्रेस कर सकते थे, लेकिन ये हमारे लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम तुम्हारी इनर वर्ल्ड प्रोजेक्शन को किसी भी वक्त तोड़ सकते हैं। उसकी ये बात सुनकर फैंग कहता है, अभी तक तुमने वो एक्सपीरियंस भी नहीं किया और पहले ही खत्म कर दिया, हाउ बोरिंग। ये कहते साथ ही उसने अपने गोल्डन और बीस्ट की पावर्स को एक्टिवेट कर दिया था। तो अब देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि अब फैंग इनके साथ क्या करेगा।